हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे हैं, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आप देख रहे हैं बीनाज आर्ट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आज 125 क्वेश्चन कराए जाएंगे। उन पे फोकस करेंगे हम लोग और अपनी तैयारी को भी जांच कर चलेंगे। तो जो लोग भी देख रहे हैं वो लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लखनऊ कला विद्यालय में से प्रशिक्षित वह चित्रकार जो वाच विधा के मूर्धन्य रहे। जयकृष्ण अग्रवाल, सुकुमार बोस, वीरेश्वर सेन या सतीश चंद। तो जो जयकृष्ण अग्रवाल थे ये आपकी यूपी के अमरोहा के आर्टिस्ट थे। 1941 में जन्म हुआ और प्रिंट मेकिंग के लिए जाने जाते हैं, प्रिंट मेकिंग के लिए। वीरेश्वर सेन अब ये कलकत्ता में जन्मे, ठीक है। और ये आपके दृश्य चित्रकार हैं। क्या है? दृश्य चित्रकार। सतीश चंद्र बोस, सतीश चंद ये है आपके दृश्य चित्रकार, ये भी हैं, ठीक है। लखनऊ कला विद्यालय से प्रशिक्षित हुआ एक चित्रकार जो वासविदा के मूर्धन रहे, तो वो हो जाएंगे आपके बी, सुकुमार बोस। तो राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार बोस। आगे चलते हैं। 1949 में कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? 49 में कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? बद्री विशाल पित्ती, राम कुमार, जे स्वामीनाथन या मंजीत बाबा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बद्री विशाल पित्ती। ओके, आगे चलते हैं। केरल के वह कलाकार जो नवतंत्र कलाकारों के में प्रमुख हैं जिन्होंने आर्ट ट्रेंड्स नामक पत्रिका का संपादन किया। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछे गए, जैसे वो केरल का भी होना चाहिए, नवतंत्र कलाकारों से में प्रमुख रहे हैं और आर्ट ट्रेंड्स पत्रिका। तो इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। किशोरी कौल हो जाएंगे, कृष्णा खन्ना या के.वी. हरिदासन या कमल कृष्ण। तो देखो कृष्ण खन्ना जो हैं ये पंजाब के हैं, ठीक है। कमल कृष्ण ये पाकिस्तान के हैं, मॉन्टगोमरी जिला, ठीक है, जहाँ पे हड़प्पा का जहाँ था। के.वी. हरिदासन आपके केरला से हो जाएंगे और ये मद्रास चोलमंडलम को भी बिलोंग करते हैं, मद्रास चोलमंडलम। तो ये आपके नवतंत्र कलाकार भी हैं, केरल से भी हैं और आर्ट ट्रेंड्स पत्रिका के लिए जाने जाते हैं। तो आर्ट ट्रेंड्स पत्रिका जिनको नहीं पता हो तो अभी नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। 1887 मैसूर में जन्मे वह कलाकार जिनके पूर्वज विजयनगर से थे। तो 1887 में कौन पैदा हुआ? तो आपके के वेंकटप्पा, शैलेंद्रनाथ डे, कृष्णा रेड्डी या कन्हई कुनीरामन। तो जो के वेंकटप्पा हैं इनका जन्म हुआ था मैसूर में और 1887 में, जबकि 1965 में निधन हो गया था, ठीक है। इनको बंगाल का मंसूर या मैसूर का मंसूर कहा जाता है। 1890-91 में इनका हुआ है शैलेंद्रनाथ डे का। कृष्णा रेड्डी का 1925 हुआ है, आंध्र प्रदेश, आंध्रा, ठीक है। आगे चलते हैं। कन्हई कुनीरामन के बारे में, ये मद्रास चोलमंडलम से बिलोंग करते हैं। मद्रास चोलमंडलम एक कलाकार ग्रुप था, कलाकारों का एक गांव, ठीक है, मद्रास चोलमंडलम। और इनकी पेरुमल, मुकोला पेरुमल, और इसके अलावा और भी हैं, ये अच्छी है और द मरमेड है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। मुख्यतः मूर्तिकार है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कृष्णा रेड्डी का जन्म 15 जुलाई 1925 को कहाँ हुआ था? मैंने अभी बता ही दिया पिछले वाले क्वेश्चन में, कहाँ हुआ था? आंध्रा में हुआ था, 1925 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विस्कोसिटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। मस्खरा इनकी बहुत प्रसिद्ध है, मस्खरा है, भंवर है, जिसे वर्लपुल भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1944 में किसने प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना करी? 1944 में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन गगनेन्द्र नाथ टैगोर, गोपाल घोष, के.सी.एस. पनिकर। लास्ट ऑप्शन क्या है? गुलाम मोहम्मद शेख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा के.सी.एस. पनिकर, 1944 में किए थे। 1944 के 22 साल बाद, मतलब 1966 में इन्होंने मद्रास चोलमंडलम, जिससे के.वी. हरिदासन के बारे में बताया था, कन्हई कुनीरामन भी उसी से बिलोंग करते हैं, मद्रास चोलमंडलम से के संस्थापक रहे, ठीक है। 1911 में जन्म हुआ, 77 में निधन हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, 7th पे आ जाते हैं।
1925 में एक प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के रचनाकार हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर, गुलाम रसूल संतोष, राम कुमार या प्रभाकर वर्बे। 1925 में जादूगर पेंटिंग के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गगनेन्द्र नाथ टैगोर। अब इस क्वेश्चन में कुछ देखने वाली चीज क्या है, इसमें गुलाम रसूल संतोष और राम कुमार भी दिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसको एलिमिनेशन करके कुछ हद तक अपने पक्ष में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गुलाम रसूल संतोष साहब का तो जन्म 1929 में हुआ है, तो ये 1925 में आकर के कैसे बना देंगे? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ है, तो ये कैसे बना देंगे आकर के? ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। कोलकाता ग्रुप के बोहेमियन सदस्य माने जाते हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर, रथिन मित्रा, गोपाल घोष या गणेश पाइन। इस क्वेश्चन में भी सेम ट्रिक अपना सकते हो, एलिमिनेशन वाली। कलकत्ता ग्रुप में से कौन बिलोंग करता है? गगनेन्द्र नाथ नहीं, गणेश पाइन नहीं, रथिन मित्रा बिलोंग करते हैं, गोपाल घोष। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1943, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में। तो और बोहेमियन कलाकार जो हैं वो हो जाएंगे गोपाल घोष। ये फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप, दृश्य चित्रण का जनक माना जाता है भारत में, दृश्य चित्रण का जनक, ठीक है, दृश्य चित्रण का जनक माना जाता है। और वेस्टर्न में क्लॉद, जस्ट अ सेकेंड मैं पूरा क्लियर करके लिख देता हूँ क्योंकि कई लोगों को नोट भी करना रहता है। क्लॉद, सॉरी, क्लॉद गैलीलोरा, फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप, ठीक है। आगे आ जाते हैं। मशहूर चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1937 में कहाँ हुआ? मुंबई में, कोयम्बटूर तमिलनाडु, श्रीनगर कश्मीर, सुरेंद्रनगर सौराष्ट्र, सुरेंद्रनगर सौराष्ट्र में है इनका जन्म। और ये पड़ता कहाँ है? गुजरात में। ग्रुप 1890 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। घर वापसी इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है, घर वापसी, बोलती सड़क, स्पीकिंग स्ट्रीट, मैन, फंदासी। मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं जिनमें मैंने आर्टिस्ट रिलेटेड जो वीडियोस बनाए हैं उनमें मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन आया तो मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है आपको, तो वहाँ से भी आप एक बार देख सकते हो जहाँ पर फुल डिटेल में मैंने चीज़ों को समझाया है कि कौन आर्टिस्ट किस तरीके से कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। फिलहाल आज हम लोग उतना डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चंस को फोकस कर रहे हैं ताकि आपकी पूरी जांच हो सके कितना हम लोग रिजल्ट में पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। और जहां पे मुझे लगता है कि ज़रूरत रहेगी वहाँ मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। मुंबई के वह चित्रकार जो कवि नाटककार के रूप में भी विख्यात है, समीर मंडल, अतुल डोडिया, गीव पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई के चित्रकार भी हैं, कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीव पटेल, राइट आंसर हो जाएगा गीव पटेल। आगे बढ़ते हैं। मिथिला मधुबनी चित्रकला की किस कलाकार को सर्वोत्तम पद्मश्री मिला? मधुबनी बिलोंग कहाँ से करती है? बिहार से, बिहार के जितवारपुर से। लोक कला, ठीक है। इसके लिए पद्मश्री सर्वप्रथम किसको मिला? सीता देवी को, गंगा देवी, जमुना देवी या जगदम्बा देवी? तो जगदम्बा देवी थी जिनको सर्वप्रथम प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, मधुबनी आर्टिस्ट। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? 1979 में कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड के फाउंडर मेंबर थे मूर्तिकार गयूर हसन, छापाकार कृष्णा रेड्डी, चित्रकार गुलाम रसूल संतोष या नाटककार अलका जी। तो कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड के जो फाउंडर मेंबर थे 1979 के, वो थे आपके मूर्तिकार गयूर हसन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गयूर हसन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? सामान्यतः, जस्ट अ सेकेंड मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है मिट्टी के बर्तनों में? तो ये मान लो कोई पात्र है इनका, ठीक है, ये पात्र है। तो जो इसमें जो पात्र का कलर होता था, पात्र वो होता था रेड कलर का, जबकि इसमें मान लो कोई पेंटिंग बनी है, ये जो चित्र का कलर होता था वो होता था ब्लैक,
BLACK ये नहीं है, ठीक है। ब्लैक, रेड और ब्लैक, काला और काला हो गया चित्र, और पात्र हो गया लाल। तो यहाँ पे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ये मान के चलिए सबको पता है, लेकिन छोटी सी गलती करके आप गलत कर सकते हो। यहाँ पे जब चित्र कहीं मेंशन नहीं है तो चित्र का कलर तो लगाएंगे नहीं। तो जब यहाँ पर रंग दिया हुआ है तो वहाँ पर लगाएंगे, पात्रों का रंग पूछ रहा है तो लगाएंगे लाल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त होते हैं? शैल चित्र, फ्रेस्को चित्र, भित्ति चित्र या सभी तीनों? तो भीमबेटका जो है प्री हिस्टोरिक एज का क्षेत्र है, प्री हिस्टोरिक एज का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर प्री हिस्टोरिक में क्या मिलते थे? शैल चित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा शैल चित्र। तो इसका भीमबेटका की खोज किसने की? VS वाकड़कर। कब की? 1958। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है, एक सेकेंड जी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, किसने लिखा है रोमांस और सौंदर्य सिर्फ सामंतवाद के लिए नहीं है? रोमांस और सौंदर्य केवल सामंतवाद के लिए नहीं है। गरीब क्या करे? मैं चाहता हूं कि इत्र की खुशबू मिटाकर पसीने और धरती की सौंधी गंध ले आऊं। तो उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, KG सुब्रमण्यम या राम किंकर बैज या A रामचंद्रन। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो आपके दिया है A रामचंद्रन ने, जिनका जन्म 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। क्लियर है? इनकी अभी 2024 में डेथ भी हुई है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन पुट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। इनकी एक कृति है ययाति, उसकी बहुत फेमस है, ठीक है। इसका जो विषय था महाभारत था। देखो, एक तो ये प्रसिद्ध कलाकार, दूसरी बात इनकी अभी हुई है डेथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको पूरी तरीके से खंगाल डालिए। इनके बारे में जो चीज़ें मिले वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन पुट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर के लखनिया, कोहबर और भंडारिया आदि स्थानों के चित्र किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक, गुप्त, मुगल या आधुनिक? तो जो मिर्जापुर के लखनिया, कोहबर और भंडारिया हैं, ये आपके प्रागैतिहासिक काल के क्षेत्र हैं, ठीक है। सबसे पहले मिर्जापुर ही खोजा गया, कब? 1880 में। किसने? कार्लाइल एंड कॉकबर्न, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? A प्री हिस्टोरिक। आगे आ जाते हैं। बैंगनी रंग विरोधी है। बैंगनी रंग किसका विरोधी है? तो इसकी एक ट्रिक है, तरीका है, इसको समझ लीजिए। प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू और येलो, ठीक है। जबकि प्रकाश के पूछेगा तो क्या हो जाएगा? RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, RGB। जबकि ये पदार्थ के गुण जो कलर होते हैं जनरली पदार्थ के ही पूछता है, प्रकाश के अगर उसको पूछने होंगे तो वो मेंशन करेगा, ठीक है। अब रेड और ब्लू को मिलाओगे तो क्या बनेगा? तो इस तरीके से बना लेते हैं, जिसमें हम लोग लिख लेंगे। रेड और ब्लू को मिलाओगे तो बैंगनी बन जाएगा। क्या? बैंगनी। ब्लू और येलो को तो ग्रीन, हरा। जबकि रेड और येलो को तो नारंगी, ठीक है। रेड और येलो को नारंगी। तो अब पूछ रहा है कि विरोधी रंग, तो विरोधी रंग वही होंगे जो आमने सामने के होंगे। तो लाल के सामने क्या है? हरा, तो लाल का हो जाएगा हरा। अब पीले के सामने क्या है? बैंगनी, तो बैंगनी का विरोधी पीला या पीले का विरोधी बैंगनी, और नीले का विरोधी नारंगी। तो यहाँ पे बैंगनी पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीला। तो राइट आंसर A, पीला इज द राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली समझ गए कि कौन किसका विरोधी है। इस तरीके से ही आप अन्य कलर्स को भी निकाल सकते हो। इन दोनों को मिलाओ तो और कलर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को,
ठीक है, ऐसे करके आप और कलर्स भी निकाल सकते हो, मल्टीपल कलर्स। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं और इसी ट्रिक से, तो ये आप याद रखिएगा, तो जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस चीज़ को निकाल सकते हो। आगे आ जाते हैं। कांसे की तवंगी नर्तकी जिसे मेसोपोटामिया की किसी वरांगना की प्रतिमूर्ति बताया जाता है, कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो जो नर्तकी है, आपको पता है कि इंडस वैली के मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसका साइज क्या है? 10.5 इंटू 2.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लास्ट ईयर पूछा भी गया है। ठीक है, ब्रॉन्ज से बनी है और कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय में वर्तमान में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 18, 19 पे आ जाते हैं। किस काल के मंदिरों के चौखटों पर मकर वाहिनी गंगा, कूर्म वाहिनी यमुना की उभरी हुई मूर्तियों का अंकन विशेष रूप से देखने को मिलता है? तो इतनी वर्डिंग लिख दिया, लेकिन दो चीज मेन हुई, मकर वाहिनी गंगा और कुंभ वाहिनी यमुना का अंकन, की मूर्तियों का अंकन किस काल के मंदिरों के चौखटों पर है? सिंपल सा समझ लो। तो किस काल के मंदिरों के चौखट पे? मौर्य, गुप्त, चोल या मुगल? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। अच्छा, ये चीज़ें भी याद करके रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि टीजीटी के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में 2021 में ये पूछा गया है कि मकर वाहिनी क्या है? तो गंगा। कूर्म वाहिनी क्या है? यमुना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं। किस वेद की यज्ञशालाओं की चौखटों पर उषा देवी, और रात्रि देवी की आकृतियां अंकित करने का प्रमाण मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? देखो, यज्ञशालाओं और युद्धों की पुस्तक बोली जाती है। युद्धों की पुस्तक वो अलग होगी, महाभारत को भी बोलते हैं। ठीक है, यज्ञ और युद्ध, ठीक है, इनसे संबंधित उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि यज्ञशाला दिया हुआ तो यज्ञ ही लगा देता है व्यक्ति। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर याद नहीं है तो इस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है। तो उषा देवी जो है और रात्रि देवी वो ऋग्वेद में मिलती हैं। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 5, 6, 9 या 12? तो 35 से 43। ठीक है, इतने में है, तो 35 से 43 का मतलब हो गया 9। तो राइट आंसर हो जाएगा 9। इसके रचनाकार कौन है? नारायण मुनि। ठीक है, और ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी की गुप्ता टाइम पीरियड की है, गुप्ता टाइम डायनेस्टी की। ठीक है, वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में आलेख का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो 64 कलाओं में आलेख का कौन सा स्थान है? तो पहला क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये समझ लेते हैं वात्स्यायन की, इसका टीका किसने किया था? यशोधर पंडित ने। किस नाम से? जय मंगला के नाम से। ठीक है, जय मंगला के नाम से किया था। अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि आलेख जो है किस नंबर पे आता है। तो पहले हो जाएगा नाचना, गाना, गाना मतलब संगीत। फिर आ जाएगा बजाना मतलब वाद्य। ठीक है, वाद्य। फिर आ जाएगा नाचना, नृत्य। फिर आएगा चौथे पे आलेख। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? चौथे पे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, आगे चलते हैं। रूप किसे कहते हैं? रूप किसे कहते हैं? आकृति को, प्रमाण को, भाव को या लय को? तो रूप जो है, जो रूप उसी को तो बोलेंगे आकृति को। किसी पर्टिकुलर मूर्ति को देखा तो उसके रूप, वही तो रूप देखोगे ना, जो देखोगे वो रूप हुआ ना। तो है क्या वो? तो बेसिकली तो आकृति है ना। तो आकृति इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, राजपूत चित्र शैली का समय क्या था? राजपूत चित्र शैली का समय क्या था? 15वीं से 19वीं, 16वीं से 17वीं, 17वीं से 19वीं या 14वीं से 16वीं? जनरली तो उसका टाइम था 16 से 19। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपने देखा कि 16-17 दिया हो, 17 से 19 दिया हो। 17 से 19 तो हो जाएगा पहाड़ी का। ठीक है,
1416 दिया है, तो जब 1619 का टाइम पीरियड है तो जनरली तो राजपूत के लिए 1519 इज बेस्ट आंसर, तो ए आंसर इज द राइट आंसर। पूछा जा रहा है कौन सा गर्म रंग है, बैंगनी, हरा, लाल या भूरा। गर्म रंग देखो सबको पता होगा कि गर्म रंग लाल ही है, जो प्रेम और पराक्रम दोनों का प्रतीक है। प्रेम, पराक्रम, खतरा, बहुत सारी चीजों का। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 26 नंबर क्या कह रहा है, ग्वाश रंगों की प्रकृति कैसी होती है, पारदर्शी, अल्पपारदर्शी, परावर्ती या अपारदर्शी। लास्ट ईयर 2021 में ये क्वेश्चन डिपिक्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें बहुत से लोगों ने गलती की थी पता होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि वहां पर ओपेक लिखा था। ओपेक अपारदर्शी का इंग्लिश मीन है, जबकि पारदर्शी का ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ग्वाश रंगों की प्रकृति कैसी है, अपारदर्शी या ओपेक। इंग्लिश में भी याद रखिए, हिंदी में याद रखिए, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन आंसर कैसा डिपिक्ट करता है एग्जामिनर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली से में चित्रित है। आप लोगों को बहुत बार बताया है, जो मैं रोज के 25 क्वेश्चन कराता हूँ डेली में, उनमें मैंने आपको बताया है कई बार रसमंजरी के बारे में। तो रसमंजरी के रचनाकार कौन हो गए, भानुदत्त। और इसको चित्रित किसने किया है, तो देवीदास ने। ठीक है, कब किया है, 1694-95 में। कहाँ पे है, भारत कला भवन। और रसमंजरी को प्रथम चित्रित माना जाता है किसकी, बसौली की। बसौली इज द राइट आंसर, ये पहाड़ी की उपशैली है। ठीक है, बसौली इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बीकानेर के किस शासक के समय मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण हुआ। बीकानेर का शासक है और मेघदूत का चित्रण करवाया है कौन, अनूप सिंह, किशन सिंह, राय सिंह या राज सिंह। तो राय सिंह इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, राय सिंह। जबकि अनूप सिंह का टाइम आपका चरमोत्कर्ष पे था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। किशनगढ़ शैली में किस चित्रकार की कलम का विशेष महत्व माना जाता है। किशनगढ़ शैली में, कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, किशनगढ़ शैली में किस चित्रकार का महत्व है, कौन सा चित्रकार फेमस रहा है। अमरचंद, सीताराम, निहाल चंद, बदन सिंह। आपको अमरचंद याद है किसी चीज के लिए, मैं बता देता हूँ, चांदनी रात के गवये है, इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है। और ये भी आपके किशनगढ़ को ही बिलोंग करते हैं। बट बनी ठनी कृत निहाल चंद, बनी ठनी के निहाल चंद बहुत फेमस हैं, तो राइट आंसर इज निहाल चंद। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किस शैली के चित्रों में मुख्यतः हरे रंग का उपयोग हुआ है। तो हरे रंग का प्रयोग किस शैली में हुआ है, जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में या बूंदी में। तो हरे रंग का जो सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है वो हुआ है जयपुर में, तो राइट आंसर इज ए, जयपुर। आगे बढ़ते हैं, मुगल कालीन वह शासक जो चित्र साधना को ईश्वर प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति में सहायक समझता था, ऐसे लोगों से नफरत करता था जिनमें चित्रकला के लिए प्रेम एवं अनुराग न हो। तो कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है कि मुगल कालीन वह शासक जो चित्र साधना को ईश्वर प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति का सहायक मानता था, वो ऐसे लोगों को नफरत करता था चित्रकला के प्रेम एवं अनुराग में ना हो। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अकबर। अकबर साहब इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 31। आ जाते हैं 32 पे। 32 क्या कह रहा है, किस मुगल शासक ने सीरी कलम से प्रसिद्ध अबू समद सिराजी, मतलब कि ये जो अबू समद की सिरा थी उपाधि, सीरी कलम इनकी उपाधि थी, और मीर सैयद, सीरी कलम के प्रसिद्ध चित्रकार अबू समद सिराजी और मीर सैयद अली को ईरान से दिल्ली बुलाया था किसने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो हुमायूं ने बुलाया था। जब ये 1555 के टाइम पे आया था भारत, तो ये ईरान के शासक से मिलकर आया, वहाँ पे इन्होंने इन दोनों चित्रकारों को निमंत्रित किया
तो तब आए थे ये लोग, ठीक है। तो हुमायूं इज द राइट आंसर। जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार था, अकारिजा, अबुल हसन, बिशनदास या मंसूर। तो जो बिशनदास है वो हिंदू प्रसिद्ध चित्रकार था जहांगीर के दरबार का, ठीक है। अकारिजा अबुल हसन का पिता है, ठीक है, पिता पुत्र का इनके बीच संबंध था। मंसूर आपका पशु पक्षी चित्रकारी में बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। आगे आ जाते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकला का बहिष्कार किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। सबको पता है अकबर के समय पे चीज़ों को महत्व मिलना शुरू हुआ चित्रकारी में। वो घृणा भी करता था ऐसे लोगों से जो चित्रकला को पसंद नहीं करते थे। जहांगीर तो स्वर्ण काल रहा है चित्रकला का। शाहजहां पे टाइम पे स्थापत्य पे बहुत काम हुआ है, तो वो भी तो कला का ही पार्ट है। लेकिन जो कला का विघटन शुरू हुआ तो वो शाहजहां के समय से विघटन होना शुरू हो गया, मतलब वो गिरती हुई अवस्था में आने लगा। और जब बहिष्कार किसने कर दिया? औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं। मुगल शैली के चित्रों में किन दो प्रकार की शैलियों का सम्मिश्रण है? भारतीय यूनानी, भारतीय चीनी, भारतीय ब्रिटिश या भारतीय ईरानी। बिल्कुल, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ईरानी। आंसर डी इज द राइट आंसर। बंगाल स्कूल के जन्मदाता, ये तो सबको रटा होगा। आचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अच्युत कुमार हल्दर या छितिननाथ मजूमदार। तो अवनींद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। बाकी ये सब इनके शिष्य हैं। नंदलाल बोस शिष्य हैं, अच्युत कुमार हल्दर भी, छितिननाथ मजूमदार भी। तो राइट आंसर इज आचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर इज द फादर ऑफ बंगाल स्कूल। क्लियर? जस्ट अ सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। किसे 1956 में पेरिस का प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड प्राप्त हो चुका है? रजा को, हुसैन को, सुजा को या आरा को? तो जो पेरिस का प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड था वो मिला था रजा साहब को, ठीक है। रजा साहब को मिला था। ये पैक ग्रुप के कलाकार थे, ठीक है। ये पेरिस शिफ्ट हो गए थे कुछ समय के बाद, ठीक है। आगे आ जाते हैं। 38वां क्वेश्चन है। सतीश चंद थे छापाकार, रेखांकनकार, दर्श चित्रकार या वास्तु चित्रकार? पहला क्वेश्चन था आई थिंक कि पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने सतीश चंद के बारे में बताया था कि वो दृश्य चित्रकार हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दृश्य चित्रकार। दृश्य चित्रकार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गोवा, कोलकाता। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई इज द राइट आंसर। बी इज द करेक्ट। गेरुए रंग से अंकित सींगों वाला महिष प्राप्त होता है मिर्जापुर से, पंचमढ़ी से, होशंगाबाद से या लोथल से? तो जो इसका सींगों वाला महिष या महिष बोल जाते हैं, केवल महिष का भी चित्र है, यहाँ सींगों वाला लिखा है, केवल महिष लिखा हो तो भी हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। होशंगाबाद में मिलता है, ठीक है। होशंगाबाद 1922 में किसने खोजा? मनोरंजन घोष, आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ की पहाड़ी पे। आगे आ जाते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? चित्र, मूर्ति, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला। तो देखो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है आपका चित्रकला और मूर्तिकला दोनों से संबंधित है। राइट आंसर इज डी। मार्कंडेय मुनि इसके रचनाकार हैं, ठीक है। आपको बताया ही कि ये 6वीं शताब्दी की है, गुप्ता डायनेस्टी की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? जनरली तो आपने पढ़ा होगा कि आखेट ही है, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? आखेट। तो यहाँ पे दिया हुआ है पशु, मानव, पक्षी और पशु, मानव, पक्षी, तो ये तीनों हो जाएंगे। तो राइट आंसर इज डी। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ, काला, श्वेत, नीला। सबको पता है कि गेरुआ सबसे ज़्यादा है। श्वेत का यूज हुआ है पंचमढ़ी में, आपके यूज हुआ है, ठीक है, पंचमढ़ी में यूज हुआ है श्वेत का। जबकि गेरुआ मोस्टली हर जगह प्रागैतिहासिक काल में गेरुआ रंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44।
कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे डमे कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम, वारसा, पेरिस या बर्लिन? तो कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे डमे आपके पेरिस में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बताया था कि मिर्जापुर जो है प्री हिस्टोरिक एज का क्षेत्र है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज का कब खोज हुई थी? 1880 में सर्वप्रथम इसी की खोज हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल। आगे आ जाते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग प्रकृति। देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों में जिसका पूरी तरीके से महत्व है वो है रेखा। ठीक है, रेखा का पूर्णतः महत्व हो जाता है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 क्या कह रहा है? नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी या तक्षशिला? सबको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसके अलावा और भी क्षेत्र थे, बट दो महत्वपूर्ण थे। बाकी तो इंडिया में और कोई क्षेत्र है नहीं जिसमें नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मिला हो, तो मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। तो ये सही हो जाएगा आपका। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है? 2350 से 1750। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? ये क्वेश्चन भी आप लोग अब कनेक्ट कर पा रहे होगे, जो मैं बोलता था कि क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या प्रैक्टिस सेट में आने की उम्मीद है उस तरीके से डिपिक्ट किए गए। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करा रखा है। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? कागज पर, कांच पर, ताड़पत्र पर या वस्त्र पर? तो ताड़पत्र इज द राइट आंसर। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान गुजरात, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र? तो अजंता जो चित्र बने हुए हैं, अजंता गुफाएं कहाँ हैं? वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। बाघोरा नदी के किनारे, बाघोरा नदी है उसके किनारे। ठीक है, सतपुड़ा की सह्याद्री पर्वत श्रेणी पे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के रिजेंस संग्रहालय में सुरक्षित द मिल्क मेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कैनवास पर तैल रंग किसका चित्र है? रूबेंस का, कैरावेजियो का, फ्रांसॉल्स का, जोहान्स वर्मीयर का? तो द मिल्क मेड के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो सही होगा वो होगा जोहान्स वर्मीयर। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी कैरावेजियो, रूबेंस और फ्रांसॉल्स ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तीनों बरोक आर्टिस्ट हैं। ठीक है, और बरोक का जन्मदाता कैरावेजियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाल शैली चित्रों का मुख्य विषय क्या है? देखो, पाल शैली से ही आपके लघु चित्रण शैली स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? लघु चित्रण शैली। ठीक है, विषय क्या रहा है? बौद्ध, तो बौद्ध इज द राइट आंसर। ठीक है, 12 मासा ऋतुओं के लिए होता है। ठीक, रागमाला संगीत से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले ग्रेनाइट से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा को किसने डिजाइन किया? ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए अरुण पंडित, बी रामविशु दास, सी अरुण योगीराज और डी अद्वैत गणनायक। ये वही हैं जिन्होंने राम मंदिर में जो राम जी की मूर्ति है उसका अंकन किया है या उसको बनाया है। ठीक है, तो वो आपको सबको पता होगा कि अरुण योगीराज हैं। आपके रामवीर सुतार ने भी बनाया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजा रणजीत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी मूर्तियों का भी निर्माण कराया है। बट हियर इज द राइट आंसर इज अरुण योगीराज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि राम मूर्ति, श्री राम मूर्ति इनका का निर्माण भी इन्होंने ही किया है, जो कि 51 इंच की है।
ठीक है, श्यामवाणी पत्थर में है, श्यामवाणी पत्थर है। ठीक है, आई होप की चीजें क्लियर होंगी, जिसमें उस मूर्ति के अंदर आपके वामन अवतार, मत्स्य कुंभ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, कल्कि, बुद्ध, बुद्ध और कल्कि, कल्कि लास्ट में आएंगे, बुद्ध फिर कल्कि, और कृष्ण वाले में बलराम भी आ जाते हैं, तो हैं कुल टोटल 10। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ओम भी है, चक्र भी है, गदा भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद करके रखिएगा। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना? मुगल में, कंपनी में, राजस्थानी में या ब्रंश में? अभी मैंने बताया बनी ठनी, बनी ठनी के लिए निहाल चंद बहुत फेमस है। ये हैं कहाँ के? किशनगढ़। और ये किससे बिलोंग करती है? राजस्थानी। तो राइट आंसर इज सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 54 आ जाइए। क्या बोल रहा है? केशव दास लिखित कवि प्रिय प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? तो ये किस शैली में हो जाएगी? कोटा में, बूंदी में, गुलेर में या कांगड़ा में? तो केशव दास द्वारा लिखित कवि प्रिया या रसिक प्रिया, दो है उनकी पुस्तकें। तो यहाँ पे कवि प्रिया की प्रणय कथा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगी आपका कांगड़ा। 54 का राइट आंसर इज कांगड़ा। ठीक है, जिसका चरमोत्कर्ष रहा है संसार चंद के टाइम पे 1786 से 1805। क्लियर? संसार चंद के चित्र किस शैली में बने? अभी मैंने बता ही दिया किस शैली में, कांगड़ा में। कांगड़ा की किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी। तो राइट आंसर आपका सीधा सीधा पहाड़ी हो जाएगा। आई होप कि क्लियर ही होगा आपको। 56 भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? पटना स्कूल से, बंगिहार स्कूल से, बंगाल स्कूल से, ईस्टर्न स्कूल से? अभी आपने ये क्वेश्चन एक पढ़ा था बंगाल स्कूल के बारे में, अवनीनाथ टैगोर। तो पुनरुत्थान जिस समय से स्टार्ट होता है वो हो जाएगा आपका बंगाल स्कूल से। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? नंदलाल बोस, यामिनी राय, ए.के. हल्दर या के हब्बार? तो हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टरों के लिए जाने जाते हैं आपके नंदलाल बोस। कब चित्रित किए? 1938 में। 80 पोस्टर। ठीक है, व्यक्ति चित्र। ठीक है, विषय क्या था? भारतीय ग्राम्य जीवन, भारतीय ग्राम्य जीवन। आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से पाई? शांति निकेतन, पेरिस, मुंबई या जयपुर? अमृता शेरगिल वही हैं जिनका जन्म 1913, जब रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला, वही टाइम था जब ये पैदा हुई। ठीक है, 1941 में निधन होता है। ठीक है, जब रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन हो जाता है। कहाँ होता है? लाहौर। तो और जन्म कहाँ होता है? हंगरी, हंगरी के बुडापेस्ट में। ठीक है, और शिक्षा कहाँ से पाई? तो शिक्षा पाई पेरिस से। तो राइट आंसर इज पेरिस। आगे आ जाते हैं। रज्मनामा के चित्र किसमें संबंधित हैं? रामायण, महाभारत, मेघदूत या गीत गोविंद? तो रज्मनामा के जो चित्र हैं वो संबंधित हैं महाभारत से। ठीक है, इसका फारसी अनुवाद है रज्मनामा, फारसी अनुवाद। और किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। कितने चित्र मिलते हैं? 169। ठीक है, सवाई मानसिंह, मानसिंह द्वितीय संग्रहालय कहाँ है? जयपुर में, वहीं पे इसके चित्र सुरक्षित हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी जो थे उन्होंने फारसी अनुवाद इसका भी किया, रामायण का। और ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं इनकी प्रतिलिपियां। चित्र, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? सबसे ज्यादा जो हिंदू विषयों में काम कराया है वो कराया है अकबर ने। तो अकबर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 60 का हो जाएगा बी। आगे आ जाते हैं। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? अभी मैंने बताया 12 मासा ऋतु हो जाएगा, संगीत आपका रागमाला हो जाएगा।
ठीक है, मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन तो उसमें भी आ गए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा उसके बारे में बताने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो 12 मासा ऋतु, तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर अगले पे देख लेते हैं। हमजा नामा, जस्ट अ सेकेंड। हमजा नामा के चित्र किसके समय में बने? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो हमजानामा के जो चित्र हैं किसके समय बनना शुरू हुए? तो देखो बेसिकली बोला जाता है कि हुमायूं के समय में स्टार्ट हुए थे और अकबर के समय पूर्ण हुए। ठीक है, ऐसा टाइम पीरियड है कि जिससे ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। टाइम पीरियड है 1560 का। ठीक है, ऐसा पढ़ाया गया है कि हुमायूं के समय स्टार्ट हुआ, अकबर के समय में ख़त्म हुआ। बट अगर इस हमजानामा की टाइमिंग देखो तो 1560 से 1575 है, जिसमें 1556 में तो हुमायूं निपट ही गए थे। यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को एलिब्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि कई लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या सही करें अगर हुमायूं और अकबर दोनों आ गए हैं तो, इसलिए मैं एलिब्रेट कर रहा हूँ ताकि आप फ्यूचर में इस चीज़ के लिए परेशान ना हो। तो 1560 में जब मर गया था हुमायूं आपका, तो ये इसके समय चित्रित कैसे हो सकता है? क्योंकि 1556 में तो चले गए थे ये। ठीक है, तो और राय कृष्णदास साहब ने कहा है, राय कृष्णदास साहब का एक कमेंट है इसके ऊपर कि ये पूर्ण रूप से अकबर के टाइम का है। तो ये टाइम पीरियड जस्टिफाइड करता है कि ये पूर्ण रूप से अकबर के टाइम का है। नहीं तो बोला क्या जाता है ये भी बता देता हूँ। हुमायूं के समय 4, इसके टोटल कितने भाग हैं? 12, जिसमें से 4 भागों का चित्रण हुमायूं के टाइम पे हुआ। और किसने करवाया? मीर सैयद अली ने। मीर सैयद अली आया तो हुमायूं के टाइम पे तो हो सकता है, लेकिन टाइम पीरियड के अनुसार नहीं। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? अकबर, सूती कपड़े पे। ठीक है, दास्तान अमीर हम जब बोलते हैं। ठीक है, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, किशोरी लाल वैद्य। तो हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है वो है आपकी जेसी फ्रेंच की। कब की है? 1931। 1931 से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप कनेक्ट कर सकते हो। इलाहाबाद संग्रहालय, नगर पालिका संग्रहालय, नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद। और यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सुरक्षित है, वो भी बता देता हूँ। आपकी हो जाएगी सांवरी। अब सांवरी है किसकी, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में ही सुरक्षित है। सांवरी, ये सांवरी है किसकी कृति, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अपने नंबर बताओगे, कितने नंबर आप लेके आए हो, और सांवरी के लिए भी कमेंट करोगे। एक एक बंदा कमेंट करना चाहिए कि क्या आंसर होगा और कितने नंबर वो लाया है। ठीक है, दूसरी चीज, नगर पालिका में आपकी रागिनी भैरवी, रागिनी भैरवी है कहाँ का? बूंदी, बूंदी शैली का चित्र है, ये सुरक्षित है। ठीक है, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। 64, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। जब विकसित की बात करें, सभी चित्रों का विकास कब हुआ या सभी चित्रों की विकसित कब हुई, तो हम जहांगीर लगाएंगे। लेकिन जब महत्व मिलने की बात तो हम लगाएंगे अकबर। ठीक है, अकबर के समय स्टार्ट हो गया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ है जहांगीर के टाइम पे। किसके समय महत्व मिला सभी चित्रों को, मतलब पोर्ट्रेट को? अकबर। अकबर इज द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं। हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफ राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? 98, 1898, 1998, 1896, 1895। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारामती और हरिश्चंद्र जो है ओलियोग्राफ, ये बनाया था 1898 में। जबकि 1894 में इनका जो प्रसिद्ध पहला था शकुंतला का जन्म, शकुंतला का जन्म 1894 में ही इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की इस्टेब्लिशमेंट की थी। कहाँ की थी? घाटकोपर में। ठीक है, और जर्मनी के 2
लोग हैं झिरचई और स्लेचर, उनके सहयोग से किया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 66 क्या कह रहा है हमसे? हाँ, जस्ट अ सेकेंड। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल, के हेबर, एन एस बेंद्रे या राजा रवि वर्मा? सशक्त रेखांकन जब भी आ जाए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के हेबर साहब। ठीक है, के हेबर इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे जन्मे? 1912 में। ठीक है, कहाँ पे जन्मे थे? कर्नाटका। ओके, आगे बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार, कवि, मूर्तिकार, कहानीकार। देखो, कवि और कहानीकार तो ये थे ही। ठीक है, इनकी गीतांजलि के लिए इनको पुरस्कार मिला था, नोबेल। जब नोबेल मिला होगा तो इतने बड़े रचनाकार रहे हैं, तो ये तो दोनों चीज़ें थे। और चित्रकारी इन्होंने 67 की एज में स्टार्ट की। एट द एज ऑफ 67 उन्होंने नई चीज़ डेवलप की। अभी एक चीज़ समझिए, कई लोग बोलते होंगे कि ऐसा है वैसा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। देखिए, होता है, एग्ज़ाम है पेशेंस का खेल। धैर्य बरकरार रखेंगे उसको वो चीज़ें मिलेंगी। बट कई लोग ये सोचते हैं कि 3 महीने तैयारी करें और अगले महीने एग्ज़ाम हो जाए। आई नो कि एग्ज़ाम बहुत डिले हो रहा है, बट यही आपकी परीक्षा है, समझ लीजिए कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो धैर्य रखिए। और जो व्यक्ति 67 साल की उम्र में नई चीज़ डेवलप कर सकता है, तो आप तो इनसे छोटे ही होंगे। ठीक है, तो घबराइए मत कि एग्ज़ाम कब होगा, या कुछ नई चीज़ों को सीखने से कभी मत डरिए और इनसे सीख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्तिकार। मूर्तिकार ये नहीं थे। आगे आ जाओ। मूविंग फोकस के लेखक, मैंने कई बार अपने डेली के क्वेश्चंस में बताया है कि कौन है इसके मूविंग फोकस। मूविंग फोकस किसके लेखक कौन है? असित कुमार हल्दर, के हेब्बर, के सुब्रमण्यम, दिनकर कौशिक। तो मूविंग फोकस के लिए आपके प्रसिद्ध हैं के सुब्रमण्यम। मूविंग फोकस के अलावा इनकी और बुकें बता देता हूँ। द लिविंग ट्रेडिशन, द लिविंग ट्रेडिशन, द क्रिएटिव सर्क्यूट, द क्रिएटिव सर्क्यूट, मैजिक ऑफ मेकिंग ऑफ, द मैजिक ऑफ मेकिंग एन essay इन इंडियन कल्चर, एट इंडियन कल्चर एंड इंडियन आर्ट भी हो सकता है। ठीक है, द मैजिक ऑफ मेकिंग मेनली पूछता है, द मैजिक ऑफ मेकिंग, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? क्षितिज मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो सबको पता है कि वह चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की आई थिंक रिक्वायरमेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। किस संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हैं? किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो एक रूप और स्थान, वर्ण एवं बनावट, रेखा एवं आकृति, छाया एवं प्रकाश। 2 प्रमुख तत्व पूछ रहा है। ठीक है, 2 प्रमुख तत्वों में क्या हो सकता है? एक तो धरातल। धरातल के बिना, पहले तो धरातल ही इम्पोर्टेंट है ना। धरातल नहीं होगा मतलब कैनवास पे बनाते हो या भित्ति चित्रण करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसके लिए धरातल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धरातल और कहाँ माना गया है? पहले में तो स्थान, स्थान मतलब वही धरातल जहाँ बनाओगे। बाकी वर्ण एवं बनावट, रेखाकृति, छाया प्रकाश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रूप और स्थान। आगे आ जाते हैं। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग होते हैं? पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? रासायनिक, भूमि से प्राप्त रंग, जल रंग या खनिज रंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खनिज रंग। अगर इन केस ऑफ सिचुएशन खनिज रंग यहाँ पर नहीं होता तो भूमिज रंग, भूमिज रंग या भूमि से प्राप्त रंग, भूमिज, भूमि से प्राप्त रंग, ये आपका
आंसर सही हो जाता। तो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो ब्रॉन्ज में, मार्बल में, ग्रेनाइट में या टेराकोटा में? तो पहली चीज समझ लीजिए कि ये सैल खड़ी में बनाई गई हैं, ठीक है। अब सैल खड़ी नहीं है तो आप टेराकोटा पे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे सैल खड़ी होता तो हम टेराकोटा पे नहीं जाते। तो राइट आंसर इज डी, टेराकोटा। और अगर टेराकोटा भी नहीं है, सैल खड़ी भी नहीं है, तो मिट्टी अगर होगा तो मिट्टी पे चले जाएंगे, ठीक है। अभी रिसेंट की आई थिंक कि एक किसी एग्जाम में पत्थर भी कराया गया है, ये तीनों ऑप्शन में नहीं थे तब उसमें पत्थर कराया गया था। तो ये चीज़ें भी आप देखेंगे कि अगर सब मेटल चीज़ें दी हुई हैं तो वहाँ पत्थर अगर है तो ऑप्शन कुछ बनता ही नहीं है, तो यही आप सही करेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी सैल खड़ी, देन टेराकोटा, देन मिट्टी। इतना होगा ही होगा अपने एग्जाम में, डोंट वरी। सारनाथ पिलर कब बना? सारनाथ पिलर कब बना? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व? तो सारनाथ पिलर जो बना था वो मौर्य टाइम पे बना था, ठीक है। मौर्य टाइम का क्या था? 325 से 184 ईसा पूर्व, ठीक है। और जब मौर्य टाइम पीरियड में बना था, अशोका के टाइम पे बने थे ये सब, ठीक है। जब अशोका का टाइम पीरियड क्या था? लगभग 269 के लगभग जो बना हुआ है। तो उस टाइम पे तो 3वीं शताब्दी चल रही थी, तो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। और तो हो नहीं सकता, 4वीं हो नहीं सकती, 5वीं हो नहीं सकती, 6वीं हो नहीं सकती, सबसे कम में यही है। और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही तो है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कुछ चीज़ों को याद करने से बेहतर है उसके समय काल से जोड़ना, उसके समय काल को एनालाइज करना और उसका उत्तर देना। कभी कभी टाइम नहीं याद होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को टाइम याद है। अब मैंने इस तरीके से बताया, हो सकता है इसका टाइम ना याद हो, लेकिन उसकी बिहाइंड की कुछ चीज़ें याद है, तो उससे भी आप कनेक्ट करेंगे। और ये कौन करेगा? जो ध्यान से समझेगा चीज़ों को, याद नहीं, रटेगा नहीं, उसको समझेगा। क्वेश्चन नंबर 74। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? जैन, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह? तो अजंता के जो चित्र हैं वो पूर्ण रूप से बुद्ध धर्म के हैं, बुद्ध के जीवन पर हैं, जातक कथाएं बनी हुई हैं बुद्ध के जीवन पर, बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित होती हैं जातक कथाएं। तो इसका जो विषय है बौद्ध धर्म है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे आ जाते हैं 75 पे। अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में आई? 1818, 1816, 1800 या 1819? तो 1818 में दो चीजें प्रकाश में आई थी। क्या आई थी? सांची का स्तूप और बाघ की गुफा, ठीक है। और जबकि 1819 में अजंता कब, किसने? जॉन स्मिथ, ठीक है। आई होप की चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। अजंता की भित्ति चित्रकारी को तैयार करने में, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया? चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी और गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी और गोंद सहित चिड़िया की बीट, जस्ट अ सेकेंड, चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी। तो जो सतह तैयार करने के लिए जो मेनली जो चीज़ें लगी हैं वो है चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। तो राइट आंसर इज ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए। आगे आ जाते हैं। अजंता व एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? 600 वर्ष, 800 वर्ष, 1000 वर्ष या 1100 वर्ष? तो देखो 600 और 800 को तो हटा दो, क्योंकि पता ही होगा कि अजंता का टाइम क्या है, 200 ईसा पूर्व से लेकर 628, ये बीसी में, ये एडी में। जब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 828 आएगा, 200 ये, 628 ये, 828, क्योंकि ये बीसी में, अगर ये एडी में होता तो माइनस हो जाता, लेकिन ये किस में है? ये है बीसी में, तो दोनों ऐड कर दो, क्या हो गया? 828 साल। तो 600 तो होना ही नहीं है, 800 बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। 1000 या 1100,
तो जो टाइम लगा था वो 1100 वर्षों का लगा था अजंता व एलोरा की गुफाओं में बनने में, 1100 वर्ष। तो राइट आंसर इज डी। कुछ चीज़ों को एलिमिनेशन करके तैयार करिए अपने आप को, कि कुछ चीज़ें एलिमिनेट करके, अगर 4 चीज़ें हैं, 100% हिस्सा है किसी चीज़ का और 100% हिस्सा में आप जज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी 1 या 2 चीज़ें, मतलब उसके 50% उस चीज़ को ख़त्म कर दो। 50% अगर किसी क्वेश्चन को ख़त्म कर दोगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। बस वहाँ से आप कुछ चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर स्थल एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? सबको रटा पड़ा होगा। अजंता में 30, एलोरा में 34। ठीक है, दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं, औरंगाबाद में। ठीक है, तो 34 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो आप बिल्कुल 4 डालेंगे, और बिल्कुल ऐसी तैयारी रखिए कि 4 के ही आना है, क्योंकि सीटें हैं कम, कंपटीशन है ज़्यादा। श्वेतांबर जैन से संबंधित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, माउंट आबू या जोधपुर? तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये जैन मंदिर है, ठीक है, विमल शाही वंश का, विमल शाही वंश द्वारा करवाया गया। ठीक है, ये है कहाँ? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। ये लगभग उदयपुर से कुछ दूरी पर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, पहाड़ी लघु चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? अभी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और आया था, जो राजपूत पेंटिंग का टाइम पूछ रहा था, तो उसी में मैंने बताया भी था पहाड़ी लघु चित्रकला का टाइम। तो ये है ए 17वीं से 19वीं, 16वीं से 17वीं, 11वीं से 12वीं या 16वीं से 19वीं। उसमें जो राजपूत पेंटिंग में सही कराया था वो था 15वीं से 19वीं, जबकि उसका टाइम क्या था? 16वीं से 19वीं। और पहाड़ी लघु चित्रकला के जो टाइम है वो है 17वीं से 19वीं। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 हमसे क्या कह रहा है? इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? शारदा चरण वकील, सुधीर रंजन खासगिर, मुकुल चंडे या ईश्वरी प्रसाद वर्मा? तो शारदा चरण वकील बिल्कुल हैं, सुधीर रंजन खासगिर भी हैं, मुकुल चंडे भी हैं, ईश्वरी प्रसाद वर्मा नहीं है। ये कौन है? ये कंपनी स्कूल के आखिरी कलाकार हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आखिरी कलाकार कंपनी स्कूल के कौन हैं, तो वो हो जाएंगे ईश्वरी प्रसाद। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था उस्ताद मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन या मंसूर? तो देखो, जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पूछ रहा है तो मीर सैयद अली ये तो थे अकबर के टाइम पे, दसवंत ये भी अकबर के टाइम पे, बसावन भी अकबर के टाइम के प्रसिद्ध थे, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, उस्ताद मंसूर इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे अबुल हसन होता तो हम अबुल हसन को करते, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रियॉरिटी, मंसूर से भी ज़्यादा प्रियॉरिटी अबुल हसन को दी गई थी। ठीक है, बट यहाँ पर अबुल हसन है नहीं, तो मंसूर इज द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से ग्रुप 1890 के सदस्य हैं? हिम्मत शाह, जग्गूबाई शाह, नटवर शाह, सतीश गुजराल? तो ग्रुप 1890 के सदस्य, ग्रुप 1800 वही 90 है जो 1966 में स्टैब्लिश हुआ, किसके द्वारा? KCS पनिकर। अभी मैंने बताया भी था किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ग्रुप 1819 के सदस्य जो हैं वो आपके हिम्मत शाह भाई हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। सतीश गुजराल किस ग्रुप से हैं? तो दिल्ली शिल्प चक्र, दिल्ली शिल्प चक्र। ठीक है, दिल्ली शिल्प चक्र वह ग्रुप है जो पाकिस्तान से विस्थापित कलाकारों द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। तो ये भी पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे 1925 में सतीश गुजराल साहब, और ये फिर भारत के विभाजन के पश्चात ये भारत में आ गए और यहाँ पे कलाकारों ने मिलके एक ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट किया, जिसके दिल्ली शिल्प चक्र के थे कौन? BC सान्याल साहब थे संस्थापक, BC सान्याल। ठीक है, आई होप की क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। अमृता शेरगिल की कार को किसने प्रोत्साहित किया? पिकासो, यामिनी राय, पॉल गॉगिन या वान गॉग? तो अमृता शेरगिल कार को जिसने प्रोत्साहित किया वो थे यामिनी राय। ये मेल हैं, जिन लोगों को वैसे मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन ये याद रखिएगा क्योंकि यामिनी जनरली लड़कियों का होता है।
और अमृता शेरगिल जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थी वो थे पॉल गॉगिन। प्रभावित पूछता तो पॉल गॉगिन इज द राइट आंसर, और प्रोत्साहित किया तो यामिनी राय इज द राइट आंसर। ठीक है, वर्डिंग का बहुत खेल होता है, वर्डिंग से आपको बहुत चीज़ें समझनी है कि वर्डिंग क्या कह रहा है। बस देखा और उत्तर नहीं मार देना है, उसकी वर्डिंग को समझना है और आगे बढ़ना है। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं सेरिग्राफी, अपारदर्शी वर्ण चित्रण, जल रंग टेक्निक या संस्थापन। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जिसके लिए जाने जाते हैं वो है आपकी जल रंग टेक्निक के लिए। तो राइट आंसर इज सी। आगे आ जाओ। प्रसिद्ध चित्र जमीन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली द्वारा किसके बाद बनाया गया? ये जमीन वही चित्र है जिसके लिए ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला था। नाइनटीन 1955 में किसको मिला था? एम.एफ. हुसैन साहब को। ठीक है, और स्वरूप श्रीवास्तव ने 100 करोड़ का सौदा किया था इनके जमीन चित्र श्रृंखला के लिए, अर्ध श्रृंखला जिसको बोलते हैं, 100 करोड़। ठीक है, ये राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? एन एस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? लखनऊ, जे स्कूल, मद्रास या दिल्ली? एन एस बेंद्रे बेसिकली देखिए जो हैं ये जे स्कूल से संबंधित थे। पहले इंदौर में शिक्षा लिए देवलालीकर से, फिर ये जे स्कूल से शिक्षा लिए। लेकिन सेम क्वेश्चन आता है, वो कभी कभी बड़ौदा भी कराया जाता है। तो बड़ौदा किस लिए कराया जाता है? क्योंकि ये यहाँ पर शिक्षण कार्य किए हैं। ठीक है, शिक्षण कार्य किए इसलिए बड़ौदा कराया जाता है, और शिक्षा ली है तो जे स्कूल करा दिया जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर में रहे? भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में या सतना में? एम.एफ. हुसैन ने इंदौर में शिक्षा ली थी दत्तू भैया से। दत्तू भैया कौन है? देवलालीकर साहब, दीदी देवलालीकर, जिन्होंने 1927 में इंदौर कला विद्यालय की इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश किस शहर में रहे? तो इंदौर में रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई? मीनाक्षी, हम दिल दे चुके सनम, राजा हिंदुस्तानी या देवदास? तो एम.एफ. हुसैन ने जो फिल्म बनाई थी वो थी आपकी मीनाक्षी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ टेल ऑफ थ्री सीरीज। अ टेल ऑफ थ्री सीरीज। ठीक है, जिसमें तब्बू आपकी एक्ट्रेस के रूप में थी। आगे आ जाते हैं। असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे? कलकत्ता, मद्रास, मुंबई या लखनऊ? तो ये लखनऊ के थे। कब थे? 1925 to 45। ठीक है, और लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम छात्र कौन थे? तो वो आपके थे ललित मोहन सेन। ठीक है, और जबकि इसके प्रथम प्रधानाचार्य वैसे कौन थे? नेथेलियन हार्ड। थे। ठीक है, और मद्रास के प्रथम प्रधानाचार्य भारतीय तो डीपी राय चौधरी। ठीक है, आगे आ जाइए। भारत में किस कलाकार को पिकासो के बराबर दर्जा प्राप्त है? सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, जी.आर. संतोष या राम कुमार? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम.एफ. हुसैन, क्योंकि 1971 में ब्राज़ील के साओ पाउलो, ठीक है, प्रदर्शनी लगी थी पिकासो के साथ। प्रदर्शनी के पहले भारतीय थे ये। ठीक है, जिसमें महाभारत चित्र को प्रदर्शित किया था, महाभारत के लगभग 30 चित्रों को। ठीक है, इस वजह से इनको बराबर का दर्जा दिया गया था एम.एफ. हुसैन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रह है? पेंटिंग का संग्रह है, पेंटिंग का, स्कल्पचर का, ग्राफिक आर्ट का, या उक्त सभी का? तो यहाँ पे जो आपके नगमा, इसको शॉर्ट फॉर्म में नगमा भी बोल देते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली के संग्रह में सब कुछ है, पेंटिंग भी है, स्कल्पचर भी है, ग्राफिक आर्ट है, सारा कुछ यहाँ पर संग्रहित है।
अगला देखते हैं, जल रंगी वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए। तो वॉश पेंटिंग या जल रंग पेंटिंग को बनाने के लिए जल में कितनी बार डुबोया जाता है, तो वो होता है आवश्यकता अनुसार। कोई मैंडेट नहीं कि 2 बार या 3 बार या 10 बार या 28 बार या 1000 बार, वो आवश्यकता अनुसार, जैसा जैसा आपको आवश्यकता हो उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 94 पर। 94 हमसे क्या कह रहा है, राम कुमार प्रसिद्ध हैं मानव चित्रों के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, स्थिर वस्तु चित्रण के लिए, समुद्र चित्रण के लिए। तो राम कुमार एक्चुअल में जो प्रसिद्ध हैं वो दृश्य चित्रण के लिए हैं। ठीक है, दृश्य चित्र, जैसे बनारस के घाट के चित्र बनाए थे, बनारस श्रृंखला जो है। तो प्रकृति चित्रण इज द सुटेबल आंसर, तो राइट आंसर इज बी। उसके बाद इन्होंने आंद्रे लेओते और फर्नांड लेजर, ये दोनों फ्रेंच घनवादी आर्टिस्ट हैं। कहाँ के हैं, फ्रेंच घनवाद के। इनसे इन्होंने, फ्रेंच घनवादी आर्टिस्ट से इन्होंने घनवासी की, और ये अमूर्त घनवादी चित्रकार के रूप में स्वतंत्र अपनी खुद की शैली विकसित की और उसमें काम करने लगे। ठीक है, कब जन्मे, 1924 में, शिमला, और शिमला इनका चित्र भी है। इसके अलावा चित्र कौन कौन से हैं, लद्दाख मॉनेस्ट्री, बेरोजगार, बनारस बता ही चुके हैं, शिमला बता ही चुके, बैकबॉन्ड, मजदूर की मौत, परास्नातक। तो ये आपके इनकी कृतियां हो जाती हैं। आगे चलते हैं, सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है, जैक्सन पोलक, विक्टर वासरेली, एंडी वॉरहोल या पॉल क्ली। ठीक है, तो जो पॉप कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं वो हो जाएंगे एंडी वॉरहोल, जबकि जैक्सन पोलक आपके एक्शन पेंटिंग, विक्टर वासरेली ऑफ आर्ट, और पॉल क्ली जिसका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये हो जाएगा अभिव्यंजनावाद। ठीक है, इटालियन मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार एवं कवि माइकल एंजेलो किस कला आंदोलन से संबंधित था। तो देखो, जो माइकल एंजेलो है ये आपके पुनर्जागरण से संबंधित थे। ठीक है, पुनर्जागरण से। इनके अलावा कौन थे, विंची साहब थे। ठीक है, राफेल भी थे। ये फ्लोरेंस के आर्टिस्ट थे, माइकल एंजेलो, विंची, राफेल, फ्लोरेंस को रिप्रेजेंट करते थे पुनर्जागरण में। इसके अलावा ये कहाँ चला, वेनिस में भी चला, ये आपका जर्मनी में भी चला, ये हॉलैंड में भी चला। ठीक है, और ये प्रसिद्ध मुख्यतः मूर्तिकार थे माइकल एंजेलो। इनकी एक सिस्टाइन चैपल है जो कि काफ़ी फेमस है। क्या है, सिस्टाइन चैपल। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है, पॉल गॉगिन, वॉन गॉग, सेजान या पिकासो। पिंक पीरियड के लिए प्रसिद्ध हैं आपके पिकासो। ये 1501 से 1504 में ब्लू पीरियड। ठीक है, 1501 से 1504 और 1504 से 1506 पिंक पीरियड, और 1506 से 1508 ये आपका चला था नीग्रो पीरियड। ठीक है, पिकासो का जन्म कब हुआ, 1881, निधन 1973। घनवाद का जन्मदाता अविनियो की स्त्रियां, इसका प्रसिद्ध घनवादी चित्र था। कोलाज का जन्म कब हुआ, 1912 में।
ठीक है। अमृता शेरगिल के जन्म के जस्ट 1 साल पहले पिकासो एंड ब्राक के द्वारा आई थिंक कि चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होंगी। आ जाते हैं अगला। ऑफ आर्टिस्ट का नाम बताएं। एंडी वारहोल, कीथ क्लूजनर, वासरेली या रूबेंस। तो ऑफ आर्टिस्ट जो हैं, अभी मैंने बताया अभी, जो एंडी वारहोल है ये पॉप आर्टिस्ट है। विक्टर वासरेली आपका ऑफ आर्टिस्ट है। पीटर पॉल रूबेंस के बारे में भी बता दिया था, बरोक आर्टिस्ट। ये सब के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार था? बोत्तिचेली, दुच्चियो, हेनरी मातिस या रेनोवा। तो फाववाद या जंगलवाद, ठीक है। इसके लिए जाने जाते हैं हेनरी मातिस बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं फाविज्म के, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। रेम्ब्रा को जाना जाता है, रेम्ब्रा भी बरोक आर्टिस्ट हैं। पीटर पॉल रूबेंस, कैरावेजियो और फ्रांस हाल्स के साथ बर्निनी इसका मुख्य मूर्तिकार रहा है। लयात्मक चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ज्यामितीय चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, इनमें से सभी के लिए। अब बहुत से बच्चे क्या सोच रहे होंगे, इनमें से सभी लगा दो, क्योंकि जनरली होता भी ऐसा है कि जो इनमें से सभी ऐसा आता है कि वो होता भी है, लगभग 80% तो सही होता है, बट यहाँ पे नहीं। तो ये प्रसिद्ध किस लिए है? नाटकीय प्रकाश के लिए। तो राइट आंसर इज सी। ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझिएगा। सिस्टाइन चैपल का फ्रेस्को चित्र किसका बनाया हुआ है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया, वो चीज आ भी गई। तो राफेल ने, माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो विंची ने या कॉन्स्टेबल ने। तो सिस्टाइन चैपल के लिए भी मैंने क्या बताया, तो इज द राइट आंसर, ठीक है। राफेल का बता देते हैं, सिस्टाइन मैडोना काफी फेमस है, सिस्टाइन मैडोना। और लियोनार्डो विंची का पता ही है, मोनालिसा। कॉन्स्टेबल ये आपके रोमांसवाद के कलाकार हैं, बाकी ये तीनों पुनर्जागरण के, ठीक है। ब्रिटिश लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं जॉन कॉन्स्टेबल, जो रोमांसवाद से संबंधित है। भूसा गाड़ी इनका काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने ब्रोकन कलर्स का यूज किया है। कभी कभी चीज़ों को जल्दी करने में आदमी अक्सर गलती करता है। अब चीज़ें आपको पता हैं, लेकिन आप जल्दी बोलने की कोशिश में वो गड़बड़ कर देते हैं, जैसे कि मुझसे अभी हुआ। तो हर पल कुछ हम लोग को सीख मिलती है, तो मुझे भी थोड़ी सी सीख मिल गई, ठीक है। वृहदाकार तैलकृति गुएर्निका किसके द्वारा बनाई गई थी? एम.एफ. हुसैन, रजा, पिकासो या एफ.एन. सुजा। गुएर्निका 1937 की, इसके लिए प्रसिद्ध हैं आपके पिकासो चचा। पिकासो का बहुत इम्पोर्टेंट चित्र है गुएर्निका, जो 3 वादों से प्रभावित है, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक लिखित है मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, आधुनिक काल में। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो मेगास्थनीज आया था, ये पुस्तक जो है मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज भारत आया था मौर्य काल में, तो ऑब्वियसली उसी टाइम पे लिखी भी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मौर्य काल। स्तूप प्रतीक है समाधि का, चैत्य का, विहार का, महापरिनिर्वाण का। सबको पता होगा कि क्या होगा, लेकिन इसमें बहुत छोटी सी एक गलती होती है। कभी कभी लोग समाधि लगा देते हैं, कभी कभी, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये कभी कभी गलती छोटी सी है लेकिन हो जाती है। बट इसका राइट आंसर जो होगा वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण का। बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कहाँ पे? कुशीनगर में, कुशीनगर में, ठीक है। चैत्य क्या होता है? पूजा गृह। ये मैंने सब चीजें आपको बता भी रखी। विहार क्या है? ठहरने का स्थान, ठीक है। आगे आ जाते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में समीप है? पहली बात तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये गुप्तकालीन है, ठीक है। ये नागर शैली का पहला मंदिर है, नागर शैली का पहला,
और सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? लिंगराज। लिंगराज मंदिर सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। और पहला क्या हो जाएगा? दशावतार। ये कहाँ है? तो आगरा में, ललितपुर में, कानपुर में या गढ़मुक्तेश्वर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। बी ऑप्शन इज राइट। सारनाथ का धमेक स्तूप का निर्माण करता शासक हैं? मौर्य, कुषाण, शुंग, गुप्त। तो सारनाथ का धमेक स्तूप जो है उसके निर्माण करता हो जाएंगे गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्त इज द राइट आंसर। सांची आपका आ जाता है मौर्य में। ठीक है, शुंग में आ जाता है भरभूत। और कुषाण काल के टाइम पे एक स्तूप का निर्माण हुआ था मोहनजोदड़ो के में, जो स्नानागार है उसके बाएं हिस्से में। ठीक है, ये मान लीजिए मोहनजोदड़ो है, ये स्नानागार है, तो उसके बाएं हिस्से पे यहाँ पे स्तूप का निर्माण करवाया था, कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? भारत का, चीन का, ईरान का, रोम का। देखो अशोक जो था, अशोक ने ईरान के शासक से प्रभावित होकर के ये कार्य शुरू कराया था। वहाँ का राजा भी ऐसा कराता होगा तो उससे प्रभावित हुआ। ठीक है, ईरान के राजा से प्रभावित होकर के उसने ऐसा कार्य कराया। अशोक के स्तंभों पर या अभिलेखों पे कहीं कहीं अशोक का नाम अशोक प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी नाम का उल्लेख होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ओके, आगे आ जाते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों से पहली किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? क्वेश्चन कह रहा है अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? बाघ में? नहीं, क्योंकि ये 200 BC की है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होता है। बाघ का टाइम काफ़ी मतभेद में है, कभी 626 से 628 भी बोला है, 416 से 466 भी है। कोई कहता है कि ये अंश सातवाहन काल की है। सिंगनपुर बिल्कुल नहीं। ठीक है, एलिफेंटा ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है? जोगी मारा, जिसको 300 के टाइम का इसको माना गया है लगभग। ठीक है, अब ये चीज़ कभी कभी डाउटफुल हो जाती है कि 200 BC से स्टार्ट हुई अजंता की, जबकि 300 BC का ब्लॉक ने माना था। ठीक है, बट इसके जो साक्ष्य हैं वो ऐसे हैं कि वो और भी पुराने होंगे, उस हिसाब का माना जाता है। तो जोगी मारा इसमें राइट आंसर कराया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोगी मारा। अब इसको देखा जाए तो एक प्रकार से डिस्प्यूटेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अजंता का जो टाइम पीरियड है वो 200 BC से है। नहीं, हाँ सही है, नहीं डिस्प्यूटेड नहीं। ये चीज़ देखिए 300 जो है, 300 तो पहले आएगा ना, क्योंकि वो BC में चल रहा है। मैंने सोचा AD के मेरे दिमाग में चल रहा था। तो यहाँ पे BC है, तो ये तो 100 साल पहले चला गया ना। तो वहाँ पे जो घट रहा होता है ना साल, तो 300 BC का, तो ये ऑब्वियसली अजंता से पहले का हो गया। 200 BC 628 AD का है। और ये किसके टाइम का माना जाता है? मौर्य का। मौर्य के टाइम का माना जाता है। डॉक्टर ब्लॉक ने इसको 300 BC का बनाया था। मैं भी देखो अभी कंफ्यूज हो गया। मैं सबको पता है, लेकिन कभी कभी क्या है, जब एक्सप्लेनेशन करने बैठो और कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं तो वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। कोई नहीं, ये 200 BC का है तो ऑब्वियसली पहले का हो गया, और 300 BC मतलब ये बाद का हो गया, 100 साल पहले से। ठीक है, तो जोगी मारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1963 ईस्वी में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों की एक प्रतिष्ठित सूची में स्थान दिया? मंसूर को, के वेंकटप्पा को, देवकीनंदन शर्मा या शैलेंद्रनाथ डे। तो 1963 में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों के रूप में प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया था? तो वो थे आपके देवकीनंदन शर्मा, जिन्हें पक्षियों को चितेरा भी कहते हैं, या मोरों को चितेरा, पक्षियों या मोरों का चितेरा। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ में शिक्षा देते हैं, आराइश पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व पद्म पाणी अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? 1, 17, 7 या 29?
तो बोधिसत्व पद्मपाणि सबको पता है कि ये गुफा नंबर 1 में है, बिल्कुल रटा पड़ा होगा। बोधिसत्व पद्मपाणि हो गया, शिवी जातक हो गया, शिवी जातक है, या आपका शिवी जातक के अलावा हो गया अवलोकितेश्वर। मेरा पेन क्यों प्रॉब्लम कर रहा है यार। अवलोकितेश्वर, मार विजय, ठीक है। पेन भी आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम करने लगा, लगता है कि इतना लंबा समय के लिए पहली बार चला है। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संस्थापक है भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख, जे स्वामीनाथन या बीसी सान्याल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1937 आपने पढ़ाई है आज की, सुरेंद्र नगर में हुआ है, सुरेंद्र नगर में हुआ है, गुजरात में, ठीक है। बोलती सड़क, स्पीकिंग स्ट्रीट, बोलती सड़क, घर वापसी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा अथवा इनकी एक गुजराती काव्यों की एक श्रृंखला है, इनकी वृश्चिक पुस्तक है, ठीक है। घर जतन शीर्षक पर श्रृंखला है, तो ये काफ़ी इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे आ जाते हैं। भरत रिटर्निंग टू अयोध्या विद रामास पादुकाज। जो भरत रिटर्निंग टू अयोध्या, भरत अयोध्या वापस आए, विद मतलब के साथ, रामाज पादुका मतलब जो चरण पादुका थी राम की वो लेकर के आए। और ये चित्र कब का है? 1740-50 है। किस शैली की पेंटिंग है? दतिया, जयपुर, बूंदी, कोटा, कांगड़ा। देखिए, इससे एक चीज़ बता देता हूँ कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए नहीं पता है, कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड है लेकिन ये चित्र नहीं पता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर सकते हो कि देखो, कांगड़ा में है जनरली नायिका भेद, ठीक है, और राधा कृष्ण को ज़्यादा चित्रित किया गया है। कोटा में शिकार चित्र हैं। बूंदी में आपकी रागमाला मुख्यतः है, ठीक है, रागमाला है। और यहाँ पर उसके अलावा शिकार के भी कुछ चित्र दिखाए गए हैं, ठीक है। हाथियों को शिकार का एक इसी तरीके का हाथियों को शिकार करती महिलाएं कुछ करके है, तो इस तरीके का है। दतिया जयपुर में जो है बिहारी से सही विषय रहा है इसका मुख्य, और यहीं पे राम जी से संबंधित कुछ चित्र बनाए गए हैं। तो राइट आंसर इज ए। जब कभी ना पता हो तो कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करके, क्योंकि आ तो वैसे भी नहीं रहा आपको, लेकिन वेस्ट अपना क्या कर सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण हास्यानुकृति की ओर लोकप्रिय छवियों के मजाकिया इस्तेमाल की एक नई शुरुआत की। विवान सुंदरम ने, भूपेन खक्कर ने, राजा रवि वर्मा ने या कृष्ण खन्ना ने। तो कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण मतलब हास्यानुकृति की लोकप्रिय छवियों के मजाकिया इस्तेमाल की नई शुरुआत की। किसने की? विवान सुंदरम, भूपेन खक्कर, राजा रवि वर्मा या कृष्ण खन्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर साहब ने कैलेंडर छवियों के पैरोडीकरण की और लोकप्रिय छवियों के मजाकिया इस्तेमाल की नई शुरुआत की थी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। भरत मीट्स एट चित्रकूट। जस्ट अ सेकेंड। भरत मीट्स एट चित्रकूट 1740-50 के किस लघु चित्र शैली का चित्र है? अभी आपने भरत रिटर्निंग टू अयोध्या विद चरण पादुकाश, रामाज चरण पादुका, ठीक है, रामाज पादुकाश था। अब भरत मीट्स एट चित्रकूट, ये चित्र कहाँ का है? तो देखो, मैंने बताया अभी कि क्या क्या आप किस तरीके से कर सकते हो। तो वहाँ वो भी जयपुर का था और ये भी आपका जयपुर से ही हो जाएगा। राइट आंसर जयपुर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबा जित्तो, जस्ट अ सेकेंड।
बाबा जित्तो की 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट से मूर्ति बनाने वाला कलाकार था? शंको चौधरी, धनराज भगत, नागजी पटेल या वी आर खजुरिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे वी आर खजुरिया। बाबा जित्तो की 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट से बनी मूर्ति हो जाएगी आपकी वी आर खजुरिया की। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है? किसने अपनी कला में संगमरमर का बड़ा संवेदनशील इस्तेमाल किया है? अमरनाथ सहगल, सर्वरी रायचौधरी, नागजी पटेल या बलबीर सिंह कट्ट? तो जो संगमरमर का जो सबसे बढ़िया उपयोग किया है वो किया है आपके नागजी पटेल ने। इनकी एक काफ़ी फेमस है वट वृक्ष, ये भी इनकी संगमरमर में ही है। पिंक बस्ट भी है, पिंक ब्रस्ट, ठीक है, और एनिमल भी है, ठीक। ये सब लगभग इनका जो कार्य रहा है वो संगमरमर के अंतर्गत ही रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी, नागजी पटेल। ऑप्शन चलता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा है, लोथल है, चंदुवड़ो है, भरहूत नहीं है, ठीक है। भरहूत जो है, भरहूत स्तूप है जो शुंग कालीन है, किस कहाँ पर है? सतना में। इसकी खोज हुई थी 1873 में कनिंघम के द्वारा। ओके, आगे आ जाते हैं। अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं में प्राप्त होते हैं? गुफा नंबर 1, 2, 2, 17, 16, 17 या 9, 10? तो प्राचीनतम जो चित्र हैं गुफा नंबर 9, 10 से मिलते हैं। सबसे प्राचीनतम गुफा 9, 10 की ही है। 9, 10 का टाइम क्या है? लगभग 200 से लेकर के 300 तक की, ये BC में है टाइम, ठीक है। और जो 16, 17 का टाइम है ये आपका 350 से लेकर के लगभग 450 या 500 तक का माना जाता है। और 1, 2 सबसे नवीन है, 1 और 2 सबसे नवीन है। इनका टाइम पीरियड क्या है? तो 500 to 628, ठीक है। ये 1, 2 सबसे नवीन, 9, 10 सबसे पुरानी। तो राइट आंसर इज डी। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है? मूर्ति में, चित्रों में, मुहर में, मृदभांडों में? तो कुकुद बैल की जो आकृति है वो मुहरों पे मिलती है, जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा किसकी मिलती है? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक हो जाएगी यूनिकॉर्न की, ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वह है अतिभंग मुद्रा में, त्रिभंग मुद्रा में, समभंग मुद्रा में, धर्मचक्र मुद्रा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपकी त्रिभंग मुद्रा में, ठीक है। त्रिभंग मुद्रा में है पद्मपाणि बुद्ध की, भगवान बुद्ध की आकृति जो निहित है। त्रिभंग मुद्रा मतलब कि 3 हिस्सों में मुड़ाव है उसमें, ठीक है। और अतिभंग मुद्रा में आपकी जो है ये नटराज है, ठीक है, जो चोलमंडल से मिली है, चोलकालीन जो नटराज की मूर्ति मिली है उसकी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वह प्रसिद्ध मूर्ति जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है? पुरुष धड़, माता देवी, कांसे की नर्तकी, योगी की मूर्ति? अब देखा जाए तो पुरुष धड़ भी आपका सुरक्षित है, पुरुष धड़ भी, लेकिन मोहनजोदड़ो का पूछ रहा है, ये आपका हड़प्पा मिला था, ठीक है। माता देवी की, योगी की मूर्ति आपकी कराची में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांसे की नर्तकी। ये आपका राष्ट्रीय संग्रहालय में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें बताया भी था। जस्ट अ सेकेंड। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है पुरुष धड़, यहाँ पे अगर किसी ने ध्यान न दो दिया हो, मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है, पढ़ता है आदमी लेकिन वो चीज़ को गौर नहीं करता इस वजह से। तो यहाँ पे अगर हड़प्पा लिखा होता तो पुरुष धड़ सही हो जाता, ठीक है। मरती हुई राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा नंबर 9,
और गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 17 या गुफा नंबर 16। इसको दूसरा नाम बोला जाता है मरणासन राजकुमारी। तो ये आपका जो है वो गुफा नंबर 16 में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुफा नंबर 16। उसके अलावा बुद्ध जन्म, बुद्ध जन्म आपका गुफा नंबर 2 में भी है, गुफा नंबर 16 में भी है। बुद्ध उपदेश, ठीक है, और बुद्ध का गृह त्याग। अब एक चीज समझिएगा, 16 में बुद्ध का जन्म हुआ, उपदेश दिए और गृह त्याग कर दिए। जब वो ये गुफा नंबर 16 में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, अब जब ये अगले पायदान में पहुंचते हैं 17 में, तो जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया है, सब कुछ इनके पास बचा नहीं है, तो फिर ये बुद्ध अब खाने के लिए भिक्षा मांगेंगे। तो बुद्ध भिक्षा मांगते हुए, इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा गया है बहुत बार, जिसको राव समर्पण या माता पुत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है बार बार मेरे से, बार बार वहाँ टच हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 123। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित मूर्ति प्रसिद्ध मूर्ति है। दुशाला बड़े योगी की, ये तो लाइम स्टोन में है, चूना पत्थर में। ठीक है, बैल, बैल आपका मोहरों पे अंकित है। पशुपतिनाथ, ये भी आपके मोहरों पे ही है। और नर्तकी, नर्तकी जो है ये है आपकी ब्रॉन्ज में। इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन आज इस पेपर में काफ़ी हमने दे भी दी है, और कई क्वेश्चन भी डिपिक्ट हुए हैं। ये 1954 में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया? द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता, पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, रॉक टेम्पल ऑफ अजंता या खानदेश इंडिया। तो 1954 में यूनेस्को द्वारा अजंता के जो रंगीन चित्रों का प्रकाशन किया गया है वो पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स में किया गया है। तो राइट आंसर इज पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। बी आंसर इज राइट। लास्ट आंसर क्वेश्चन है इसका आज की सीरीज का, 125 क्वेश्चन होगा। कुदाल नामक चर्चित लघु फिल्म किसकी है? एम.एफ. हुसैन की, सत्यजीत राय की, यश चोपड़ा की? जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, एम.एफ. हुसैन, सत्यजीत राय या यश चोपड़ा या तैयब मेहता। तो कुदाल नामक जो चर्चित लघु चित्र फिल्म है वो है आपकी तैयब मेहता की। उसके अलावा सत्यजीत रे ने भी बनाई हैं कई फिल्में। ठीक है, इनको इसके लिए ऑस्कर भी मिल चुका है, ऑस्कर के लिए नामित हुए थे। अरे मेरा पेन को क्या हो गया है? ऑस्कर पुरस्कार के लिए विनोद बिहारी के लिए द इनर आई बनाई थी इन्होंने, द इनर आई, काफ़ी फेमस है, ये भी पूछी जाती। एम.एफ. हुसैन ने काफ़ी फिल्में बनाई, जैसे पहला सितारा, गजगामनी, ठीक है, मीनाक्षी, मीनाक्षी का क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। तो आपके यहीं पे 125 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। सो जो लोग भी, जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो अपने कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपने कितना सही किया, क्या स्कोर रहा है और कहाँ गड़बड़ी रही है, उस पर हम लोग और मेहनत करेंगे ताकि उन चीज़ों को रिजॉल्व करके और अच्छा स्कोर बनाया जा सके। तो सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर्स देंगे कि कितने उनके सही हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जिन लोगों को भी अभी तक देख रहे हो, जिन लोगों को अच्छा लगा हो हमारा समझाने का तरीका या वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस चैनल को शेयर कर देंगे और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।